हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अमन सहरावत का संबंध रेसलिंग से है, तो उन्होंने 57 किलोग्राम भार कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वो भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। यानी भारत की तरफ से ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बन गए हैं और उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन ने रेसलिंग में एकमात्र मेडल जीता है। यानी कि 2024 के ओलंपिक में भारत ने रेसलिंग में केवल एक मेडल जीता है और वो मेडल जीता है अमन सहरावत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है, अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसाली ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल और मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था, तो मनु भाकर ने दिलाया था शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए हैं और इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक की मेजबानी किसने की है? फ्रांस ने, और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया था। इसमें लगभग 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। 206 ओलंपिक समितियां शामिल हुई थी। 4 नए गेम्स शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। और इसका आधिकारिक नारा क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और आधिकारिक संगीत की थीम क्या थी? परेड। पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो या आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। शुभंकर यानी मस्कट क्या था? ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक प्रकार की टोपी है। यहां पर आप उस शुभंकर को देख सकते हैं। इस बार जो मेडल प्रदान किए गए हैं खिलाड़ियों को, उसमें एफिल टावर के लोहे का टुकड़ा लगाया गया है और ये 18 ग्राम लोहे का टुकड़ा लगाया गया है। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर किया गया था और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो आप ई बुक वाले ऑप्शन पर अगर जाते हैं तो जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, यहां पर बात आई है अभिनव बिंद्रा जी की, तो इन्हें ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है और जेनी एरपेनबेक, तो ये जर्मनी की लेखिका है, तो इन्हें 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक 3 देशों की यात्रा की है। तो पहले वो गई हैं फिजी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में तिमोर लेत्से गई हैं। तो जब उन्होंने तिमोर लेत्से की यात्रा की तो इस यात्रा के दौरान उन्हें तिमोर लेत्से की सरकार के द्वारा एक सम्मान दिया गया जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, जो कि तिमोर लेत्से का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न है, उसी प्रकार से तिमोर लेत्से देश का ये सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, तिमोर लेत्से की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति जी फिजी गई थी तो उन्हें फिजी की सरकार के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रदान किया गया था। बात कर लेते हैं तिमोर लेत्से की।
तो सबसे पहले आप तिमोर लेत्से की लोकेशन देखिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर एक छोटा सा देश है तिमोर लेत्से। कैपिटल क्या है इसकी? दिल्ली। और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और तिमोर लेत्से को पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक द्वीपीय देश है, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। 2002 में इसे इंडोनेशिया से औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति कौन है? जोस रामोस होर्टा, जिन्हें 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। पीएम कौन है इस देश के? केराला जानाना गुस्माओ। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत और तिमोर लेत्से के बीच में वर्तमान में राजनयिक मिशन नहीं है, यानी कि एक दूसरे के देश में अभी तक राजदूत स्थापित नहीं किए गए हैं। 2024 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये आलोक शुक्ला जी को प्रदान किया गया है और इनका संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी को और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जिसका नाम सना है, तो उसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार दिया गया है जीना जस्टिस को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 नोवाक जोकोविच को दिया गया है। नोवाक जोकोविच के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। रतन टाटा जी को KISS मानवतावादी सम्मान 2021 अभी 2024 में प्रदान किया गया है। पाबुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है और अवंतिका वंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नटवर सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पूर्व विदेश मंत्री थे। तो भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। यहाँ पर आप नटवर सिंह को देख सकते हैं। 2004 से 5 के दौरान वो मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री थे और दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी काम किया हुआ था। उनका संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से था। वह एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, यानी कि वह एक IFS थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में एम्बेसडर भी बनाया गया था भारत का। 1984 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण प्रदान किया गया था। दोस्तों, नटवर सिंह की किताब का क्या नाम है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है। क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का, प्रसिद्ध कृषिविद कमला पुजारी का, इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हाज का निधन हुआ है। हमास का राजनीतिक प्रमुख था इस्माइल हनिया, उसका भी निधन हुआ है। भारतीय व्यवसायी राम बुक्सानी का निधन हुआ है। अजीत निनन का निधन हुआ है जो कि एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। जयंत महापात्रा का निधन हुआ है जो कि भारतीय अंग्रेजी कवि थे। एन शंकरैया का निधन हुआ है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। MS गिल का निधन हुआ है जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। भारत और किस देश के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में अभी हाल ही में UPI शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, यहां पर बात आई है मॉरिशस की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ समय पहले मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मॉरिशस में अभी हाल ही में डॉक्टर S जयशंकर ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। चाइना की बात आई है तो चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई। ईरान की बात आई है तो ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग को लेकर भारत ने ईरान के साथ समझौता किया है। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ईरान के अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी मालदीव की यात्रा पर गए थे। तो इसी यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच UPI शुरू करने के लिए एक समझौता हुआ है जिस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस समझौते का प्रभाव मालदीव के पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ेगा। बात आई है UPI की। तो UPI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से तुरंत पेमेंट होता है। अब यूपीआई के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिन भर यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट कर रहे हैं। वो कौन कौन से देश हैं जहां पर यूपीआई शुरू किया जा चुका है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यहां पर यूपीआई सिस्टम शुरू हो गया है। अब मालदीव में भी शुरू होने वाला है। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी माले। राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मोहम्मद मुइजू। मालदीव की जो करेंसी है वो है रुपया, और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में एक्वाबेरियन अभ्यास आयोजित किया जाता है, और मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में सार्क के सभी देशों के नाम बताने हैं, यानी कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के फोन पे और लंका पे के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके बाद श्रीलंका में भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो सकता है। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान प्रणाली डेवलप करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। नेपाल ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे, ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई ATM अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने अभी कुछ समय पहले उपस्थिति ऐप लॉन्च किया है, और मध्य प्रदेश में लोकपथ ऐप लॉन्च किया गया है, और राजस्थान की पुलिस के द्वारा ई एविडेंस ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप भी आप नोट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये जो हाथी ऐप लॉन्च किया गया है असम में, इसका उद्देश्य ये है कि मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष हो रहा है असम में, उसको कम किया जाए। तो मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से हाथियों की गतिविधि का पता चल सकेगा, और हाथियों के द्वारा जो नुकसान किया गया है उसके बारे में पता चल सकेगा, यानी इन सभी की जानकारी मिल सकेगी। तो इसके लिए ये हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी घोषित किया गया था। असम से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। असम की गवर्नमेंट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। पूर्वोत्तर भारत का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM असम के कामरूप में स्थापित किया जाएगा। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। असम ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल अभी हाल ही में घोषित किया है। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह असम राज्य में शुरू की गई है। असम की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया के मैप में असम की लोकेशन देखिएगा। यहाँ पर स्थित है असम। कैपिटल है इसकी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन योजना से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजनाएं आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। तो अभी केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। तो अब इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह योजना 5 वर्ष के लिए प्रदान की गई है और इसका लक्ष्य है शहर के गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना।
इस योजना के लिए नोडल निकाय किसे बनाया गया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को। इस योजना में प्रति लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में शुरू की गई हैं, जैसे विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय ने लॉन्च की थी 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी 1 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। तो भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अच्छा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में द्विपक्षीय संबंध कब स्थापित किए गए थे? 1952 में। यानी कि 1952 में न्यूजीलैंड ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया और भारत ने अपना एक राजदूत न्यूजीलैंड में नियुक्त किया। तो इस प्रकार से द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए गए थे 1952 में। अच्छा, न्यूजीलैंड में जो प्रवासी भारतीय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर 2018 की गणना के अनुसार देखें तो न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों की जो संख्या है वो 2,50,000 के आसपास है और न्यूजीलैंड की कुल आबादी में 6% भारतीय मूल के लोग हैं। तो इसलिए न्यूजीलैंड के लिए भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है और यहाँ के राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय, जो कि यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है। यहाँ पर आप द्वीप समूह देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे द्वीप मिले हुए हैं और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता है। और 1953 में माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी गए थे, जो कि न्यूजीलैंड के थे। अच्छा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि एडमंड हिलेरी के साथ और कौन गया था। न्यूजीलैंड की मूल आबादी क्या कहलाती है? माओरी कहलाती है। चलिए दोस्तों, दूतावास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत ने तिमोर लेत्से देश में दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। मालदीव में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है। गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है, वहां पर मानद वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश बेल्जियम बना था। अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत में जो उसका दूतावास था उसको बंद करने का फैसला किया है। यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश बना है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका तान सू सान। तो तान सू सान जो है वो डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है। प्रमिला मलिक का नाम आया है तो यह ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। और के गीतिका कौल कौन है? ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीता राणा के बारे में आपको याद रखना है, यह लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। ठीक है, तो तान सू सान डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है और उन्होंने पीयूष गुप्ता का स्थान लिया है। डीबीएस बैंक सिंगापुर की एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी है, यानी कि डीबीएस बैंक का संबंध किस देश से है? सिंगापुर से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। दोस्तों, डीबीएस संपत्ति के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है और एशिया में सबसे बड़े बैंकों में से एक इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद रैफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? सैयद रैफत अहमद। अच्छा, बांग्लादेश में क्या हालात हैं ये आप सभी लोगों को पता है। वहां पर आंदोलन शुरू हुए, पहले छात्र आंदोलन शुरू हुए थे, फिर वो सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हो गए
और फिर इसके बाद वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भागकर वो इंडिया आ गई। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर पहुंच गए, वहां पर धरना दिया, उनके इस्तीफे की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। अब सैयद रफत अहमद बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? जस्टिस ओबेदुल हसन, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पर सैयद रफत अहमद को बनाया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख बनाए गए हैं मोहम्मद यूनिस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बांग्लादेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। 1971 में इसका निर्माण हुआ था और 26 मार्च को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, 12 अगस्त को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए। पहली बार यह दिवस 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। 2024 की थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे इतनी लंबी कभी भी थीम आपसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पर बात हुई थी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। अगस्त माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस और 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है और 30 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ओडिशा राज्य में। इसे राइस एटीएम भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? मलेशिया। कामिल मद्दौरी किस देश के पीएम बने हैं? ट्यूनीशिया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विशालगढ़ के पास खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शिवाजी महाराज के नाम पर। गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। गांधीवादी शोभना रानाडे का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2011। एसीसी यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख कृषिगत उत्पादन डिस्कस करेंगे भारत और विश्व में। तो चावल के उत्पादन में चाइना पहले और भारत में पश्चिम बंगाल पहले पर है। गेहूं और आलू के प्रोडक्शन में चाइना पहले और भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मक्का में विश्व में अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन या दालों के प्रोडक्शन में पहला स्थान भारत का और भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। मूंगफली के प्रोडक्शन में पहला स्थान चाइना का पूरे विश्व में और भारत में गुजरात का। गन्ना के प्रोडक्शन में पूरे विश्व में पहला स्थान ब्राजील का, भारत में उत्तर प्रदेश का। जूट में पहला स्थान भारत का और भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का।
तंबाकू के प्रोडक्शन में पहला स्थान चाइना का और भारत में आंध्र प्रदेश का है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड का पहला स्थान और भारत में केरल का पहला स्थान है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं, तो एक बार टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो पहले ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कल के करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कौन सा मेडल जीता है, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सिल्वर मेडल बताया हुआ है। अब आपसे आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है और यहां पर आपको ज्वाइन हो जाना है। तो डेली करंट अफेयर्स का PDF आपको यहीं पर मिल जाएगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। यहां पर आपकी तैयारी का पता चलेगा। जुलाई 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।